का चैप्टर 4 द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो ये जो है चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सारा कुछ देख लिया था कि किस तरीके से प्लांटेशंस लगाए गए, प्लांटेशन क्या होता है, पेड़ काटे गए और एक तरीके के प्लांट सारे लगाए गए फसल को, मतलब उन प्लांट्स को बेचने के लिए, जैसे रेलवेज़ में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। तो ये सब देखा हमने। अब राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री का राइज हुआ ये क्या था। इससे पहले के सेक्शन में हमने देखा कि ब्रिटिश को फॉरेस्ट की ज़रूरत थी क्योंकि उनको शिप्स और रेलवेज़ बनाने थे। ब्रिटिश चिंता में थे कि अगर लोकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे फॉरेस्ट का और बहुत ज़्यादा पेड़ गिराए जाएंगे तो सारे के सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई क्या किया जाए। तो उन्होंने इन्वाइट किया एक जर्मन एक्सपर्ट को जिसका नाम था डेट्रिच ब्रांडेस की एडवाइस ली उन्होंने, और एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे इंडिया में? डेट्रिच ब्रांडेस थे। अब ब्रांडेस ने रियलाइज़ किया कि एक प्रॉपर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और लोगों को ट्रेन किया जाना चाहिए इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन, कि किस तरीके से पेड़ों को बचाया जाए। सिर्फ कहने की बात थी, कुछ किया नहीं किया। देखते हैं। देखिए ये सिस्टम जो था ना, इसमें एक लीगल सैंक्शन था, मतलब अगर इसको तोड़ा जाएगा तो भाई कानूनी कार्रवाई होगी। रूल्स बनाए गए कि किस तरीके से फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाएगा। पेड़ों को काटना या ग्रेस करना, वहाँ पे चरवाना हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब काटना भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और जानवरों को चराना भी फॉरेस्ट में, जंगलों में रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। मतलब ज़्यादा लोगों को ना ही पेड़ काटने दिए जाएंगे और ना ही अपने जानवरों को चराने दिया जाएगा, ताकि टिम्बर का जो प्रोडक्शन है, यानी कि लकड़ी का प्रोडक्शन सरकार के लिए आराम से हो सके। जो अंग्रेज़ हैं वो आराम से अपने लिए पेड़ काट सके और बाकी लोग ना काट पाएँ। एनीबडी, कोई भी जो कि पेड़ काटेगा विदाउट फॉलोइंग सिस्टम, उस सिस्टम को फॉलो किए बिना, उसको तो भाई पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। सो ब्रांडेस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। तो 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप की गई और एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 आया था, ब्रांडेस ने इसको फॉर्मुलेट करने में हेल्प करी थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आज भी देहरादून में एग्जिस्ट करता है, वो स्थापित किया गया था 1906 में। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग द सिस्टम दे टॉट हेयर वॉज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो जो सिस्टम यहाँ पर था ना, उस सिस्टम का नाम था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। काफ़ी सारे लोग जो हैं इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम इज़ नॉट साइंटिफिक एट ऑल। उन्होंने कहा कि भाई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होता है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एक सिस्टम जो है उसको कंट्रोल वे में काटा जाएगा और सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति के बाद, तो वो होता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो भाई कौन से पेड़ लगाए जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे, इसके इन्होंने क्या किया था कि जो भाई नेचुरल फॉरेस्ट है ना, नेचुरल फॉरेस्ट होता है उसमें कई तरीके के पेड़ होते हैं, मतलब जो हमने नहीं लगाए हैं, अपने आप जंगल उगता है ना, पेड़ उगते हैं तो वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इन्होंने कहा कि सारे काट दो और सिर्फ एक ही तरीके के पेड़ लगाओ, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और इसको ही प्लांटेशन कहा गया। मतलब हमने खुद से प्लांट किया, क्योंकि जो पहले के पेड़ थे जो अलग अलग थे वो सारे काट दिए, अब फिर सिर्फ एक ही तरीके का पेड़ लगाया गया। ऑफिशियल्स जो थे, फॉरेस्ट ऑफिशियल, उन्होंने पूरे के पूरे फॉरेस्ट को सर्वे किया और अलग अलग टाइप्स जो थे उधर फॉरेस्ट के, मतलब अलग अलग जो पेड़ लगते थे उन सबको देखा कि कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है और उसको रखा जाए, बाकी सारे काट दिए जाएं। उन्होंने प्लान किया कि कितना प्लांटेशन, कितने पेड़ों को हर साल काटा जाएगा, कितनों को नहीं काटा जाएगा। द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स। तो जिस एरिया को काटा गया उसको दोबारा से पेड़ लगाए गए, ताकि दोबारा से, मतलब जैसे कि आज पेड़ काट दिया, आज से 5 साल बाद और पेड़ नए लगा भी देंगे, ताकि 5 साल बाद 10 साल बाद वो फिर से बड़े हो जाएं, ताकि उनको दोबारा काटा जा सके। तो इस तरीके से काम किया गया। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड, जब फॉरेस्ट एक्ट इनेक्ट कर दिया गया था 1865 में, इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस। 1865 में फॉरेस्ट एक्ट लाया गया कि भाई सारे पेड़ काटो और एक तरीके के पेड़ उगाओ और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उगाओ। तो ये फॉरेस्ट एक्ट 1865 में लाया गया था। उसके बाद 2 बार इसमें बदलाव भी किए गए, 1878 में और 1927 में। 1878 का जो एक्ट था वो डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। 1878 में के एक्ट ने फॉरेस्ट को, जंगल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी में डिवाइड किया? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। तो बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। तो जो सबसे अच्छा फॉरेस्ट था ना, उसको तो इन्होंने रिजर्व बना दिया कि भाई कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, सरकार करेगी। विलेजेस जो हैं वो इस रिजर्व वाले एरिया में से कुछ नहीं ले सकते थे अपने इस्तेमाल के लिए, अपने घर बनाने के लिए या फ्यूल के लिए या लकड़ी जलाने के लिए। उनको प्रोटेक्टिव को टेक फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे या विलेज फॉरेस्ट से, उससे लोग अपने इस्तेमाल की चीज़ें ले सकते थे, लकड़ी वगैरह। बट रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि ज़्यादातर पार्ट रिजर्व फॉरेस्ट में ही ये अंग्रेज़ डाल दिया करते थे, उससे आम इंसान कुछ नहीं ले सकता था। अब इससे लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ा? बुरा ही असर पड़ा होगा। जो फॉरेस्टर्स होते हैं, मतलब जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, वो अलग अलग तरीके से
मतलब इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का। और काफ़ी सारे अलग अलग आइडियाज़ होते हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट होना चाहिए। विलेजर्स जो हैं वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पेशीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। विलेजर्स को बहुत अलग 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 स्पेशीज़ चाहिए होती हैं जंगलों में, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। फ्यूल, फॉडर, लीव्स, मतलब फॉडर क्या होता है, जो जानवर खाते हैं ना चारा, उसको फॉडर कहते हैं। फ्यूल होता है जो लकड़ी जलाने के लिए, कई पत्तियाँ भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, सारे के सारे एक ही तरीके के सारे फॉरेस्ट में एक ही तरीके के पेड़ लगा दिए, क्योंकि उनको शिप्स के लिए और रेलवे के लिए एक ही तरीके के पेड़ों की ज़रूरत थी, जो लंबे हों, सीधे हों, है ना, ताकि बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे मिल सके उनको। अब कलेक्टिंग महुआ, महुआ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लावर होता है, एक प्लांट होता है, उससे ऑयल भी निकाला जाता है, अल्कोहल भी बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ में भी ये पेड़ आता है। अब अलग अलग तरीके के पेड़ तो लोगों को चाहिए थे, बट अंग्रेज़ों को तो एक ही तरीके के चाहिए थे, जिससे वो शिप्स में और रेलवेज़ में इस्तेमाल कर सकें, ताकि उनको एक हार्डवुड मिले, टॉल और स्ट्रेट ट्रीज़ मिले। तो उन्होंने क्या किया, टीक या फिर साल को प्रमोट किया और बाकी सारे के सारे पेड़ काट दिए। तो टीक एक प्लांट की वैरायटी होती है और एक साल, इसको अंग्रेज़ों ने ज़्यादा प्रमोट किया कि भाई ये वाले पेड़ लगाओ और बाकी सारे काट दो। फॉरेस्ट के एरियाज़ जो हैं उसमें जो लोग रहते हैं ना, वो फॉरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपनी डेली की ज़रूरतों के लिए। वहाँ से वो पेड़ों की जड़ों से, लीव से, फ्रूट से, ट्यूबर से, बहुत सारी चीज़ें, मतलब पेड़ के हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है। फ्रूट्स और ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज़ कम इन। तो फ्रूट्स और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हेल्दी होती है खाने में। हर्ब्स जो हैं काफ़ी सारी, वो मेडिसिन में काम आती थी। लकड़ी जो है वो एग्रीकल्चर में, जैसे कि फावड़े का काम कर लिया या फिर हल का काम कर लिया, है ना। बेम्बू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फेंसेस बना देता है, मतलब दीवार की जगह बेम्बू लगा दो किसी एरिया को कवर करने के लिए, तो उससे बास्केट भी बन जाती हैं, छाते भी बन जाते हैं। ड्राइड स्कूप्ड आउट गार्ड, यानी कि जो गोल गोल सी, जैसे कि लौकी होती है या फिर कद्दू होता है, उसको वाटर स्टोर करने के लिए रखा जा सकता था। और ये सारी की सारी चीज़ें, जो भी ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ें थी, वो सब कुछ जंगल में उनको आराम से मिल जाती थी। जैसे कि डिस्पोजेबल प्लेट्स, पत्तों की प्लेट बना लिए, कप बना लिए, है ना। क्रीपर जो चढ़ने वाला प्लांट होता है ना, वो उससे रस्सी बना ली। और जो थॉर्नी, मतलब कांटे वाला पेड़ होता है, उस एक सिम्बू नाम का पेड़ होता है, उससे क्या वेजिटेबल को छीलने का काम किया करते थे। ऑयल जो कि उन्हें कुकिंग के लिए चाहिए था या फिर लाइट लैंप जलाने के लिए चाहिए था, वो महुआ के जो ट्री था उससे ऑयल निकल जाता। तो सारी की सारी चीज़ों उनकी ज़रूरतों की पूरी हो जाती थी। बट अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भाई एक ही तरीके का पेड़ लगाओ, इससे लोगों को भी बड़ी दिक्कत हुई। ड्राई तेंदू लीव जो है वो इनकम है, काफ़ी बड़ा इनकम सोर्स है लोगों का। इससे ईच बंडल कंटेन लगभग 50 लीव होती हैं एक बंडल में, और पर्सन जो है वो 100 बंडल एक दिन में कलेक्ट कर लेता है, और मतलब उनको बेचा जा सकता है। जो पत्तलें होती हैं ना, जिन पे खाना खाते हैं, वो हो गया। फॉरेस्ट एक्ट मेंट सिवियर हार्डशिप फॉर विलेजेस। अभी जो फॉरेस्ट एक्ट थे, इसमें लोग को सारे पेड़ काट दिए जो लोगों की ज़रूरत के थे। अब लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा दिक्कत की चीज़ हो गई थी, है ना। तो फॉरेस्ट एक्ट मेंट सिवियर हार्डशिप फॉर विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। आफ्टर द एक्ट ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस, उनकी जो डेली की प्रैक्टिस थी, फ्यूल कट करके लाना, है ना, अपने जानवरों को जंगल में चराने जाना, फ्रूट्स इकट्ठा करना, फिशिंग करना, हंटिंग करना, ये सारी की सारी अंग्रेज़ों ने इलीगल बना दी कि भाई ये सारे के सारे काम जो वो लोग पहले आसानी से कर लिया करते थे, अब वो लोग ये काम कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या कह दिया, अंग्रेज़ों ने तो कह दिया कि भाई ये जो तुम काम कर रहे हो ना, ये सारा का सारा क्या है, इल्लीगल है। ये जो तुम काम कर रहे हो ये लीगल नहीं है, तुम्हें जेल हो जाएगी तुम ये करोगे तो। जो तुम नॉर्मली जानवरों को चराना या लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाना, लोगों को फोर्स किया गया कि भाई, लोगों से कहा गया कि भाई तुम अगर वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं तो कि तुम चोरी कर रहे हो। और अगर पकड़े जाते थे तो फिर फॉरेस्ट गार्ड को उनको ब्राइब करना पड़ता था, यानी कि उनको रिश्वत देनी पड़ती थी। विमेन को भी अब जो है अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती थी, उनको भी बड़ी दिक्कत होने लगी। और लोगों को हरास किया जाता था, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था जंगल के लोगों को। उनसे कहा जाता था कि हमारे लिए फ्री में खाना बना करके लेके आओ। फॉरेस्ट ऑफिशियल के द्वारा, जो लोग सरकारी लोग होते थे ना, उनको बहुत परेशान करते थे अंग्रेज़। अब हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टिवेशन। तो जो कल्टिवेशन होता था, जो फसल होती थी, उसको किस तरीके से अफेक्ट किया फॉरेस्ट के रूल्स ने। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ यूरोपियन कोलोनियलिज्म वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती थी, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जैसे कि ये पूरा का पूरा जंगल है, इसमें पहले
इधर पेड़ थे, इन पेड़ों को जलाया और फिर जलाने के बाद जो राख बची उसको मिट्टी में मिलाया और वहाँ पे फसल अपनी उगा ली 4-5 साल। फिर क्या किया, फिर अब इसकी अब उपज नहीं रही है, फसल अच्छी नहीं बन रही, फिर आगे बढ़ गए, इस लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया, अब इस पर कुछ सालों में पेड़ उग जाएंगे दोबारा से। फिर आगे गए, आगे बढ़े, फिर इस लैंड को जला दिया, फिर इस पर खेती करी। तो ये होता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है एशिया की, अफ्रीका, साउथ अमेरिका की। इसको अलग अलग लोकल नामों से जाना जाता है, जैसे कि लेडिंग साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में, मिपला सेंट्रल अमेरिका में, चितेम। ये 1-2 नाम आप लोग याद कर लेना, एग्जाम में काम आएगा, है ना। अलग अलग नामों से देखिए जाना जाता है। इंडिया में भी इसको अलग अलग झुम, पोडू और बेवार अलग अलग नाम से जानते हैं। लोकल टर्म जो है इनका वो स्वीडन एग्रीकल्चर है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, फॉरेस्ट के पार्ट को कट करते हैं, जलाते हैं रोटेशन में और सीड को बिखेर देते हैं मानसून आने से पहले, और उससे क्रॉप उग जाती है अक्टूबर-नवंबर तक। इस तरीके के जो प्लॉट्स होते हैं वो 1-2 साल यूज़ करते हैं और फिर उसको खाली छोड़ दिया जाता है लगभग 12 से 18 साल के लिए, ताकि उस पर फॉरेस्ट दोबारा से उग जाए। अब मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स। इस तरीके के जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है इसमें कई तरीके के फसलें उगाई जाती थी। सेंट्रल इंडिया में और अफ्रीका में मिलेट्स उगाई जाती हैं, और ब्राज़ील में मैनियोक उगाया जाता है, और दूसरे पार्ट्स में लैटिन अमेरिका में मेज़ या बीन्स उगाई जाती हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके। यूरोपियन फॉरेस्टर्स जो थे उनको लगा था कि भाई ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, जंगल को जलाना और ये सब, भाई ये प्रैक्टिस तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। किसके लिए हार्मफुल हो सकती है? उसके लिए, जंगल के लिए। तो भाई ये सब हटा दो, जंगल के लिए क्या, उनको तो लकड़ी चाहिए थी ना, अब लकड़ी को जला देंगे तो उनको तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई ये वाली, क्योंकि कई सालों तक फिर पेड़ उगेगा भी नहीं दोबारा से, क्योंकि वो नेचुरल फॉरेस्ट उगता था, तो उनको तो बड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई ये वाली चीज़ तो अब चलेगी नहीं। तो उन्होंने इस सब को बंद करा दिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इन्होंने इलीगल ठहरा दिया। जब फॉरेस्ट को जलाया जाता है तो एडिड डेंजर होता है कि वो वैल्यूएबल टिम्बर, जो ये ज़रूरत है जिस लकड़ी की ने, वो भी आगे जल सकती है। तो भाई बर्निंग द फॉरेस्ट, पेंडा और पोडू प्लॉट। तो पोडू मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे तो वो लोग एक जगह तो हमेशा रहते नहीं थे, अब गवर्नमेंट को टैक्सेस भी कलेक्ट करने में दिक्कत होती थी, उनकी वैल्यूएबल टिम्बर जलने का भी डर था, लोगों पे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को तो बैन किया जाएगा। इससे रिजल्ट क्या हुआ कि कम्युनिटीज़ को ज़बरदस्ती, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, उनको फॉरेस्ट में कि भाई तुम इसी जगह रहो। कुछ लोगों को अपने धंधे, अपने काम चेंज करने पड़े, और कुछ जो है रजिस्टर्ड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों का विद्रोह भी किया। अब हु कैन हंट, हंट क्या होता है? हंट का मतलब होता है मारना, है ना, जानवरों को मार करके खाना, यही तो होता है हंटिंग। तो हंटिंग कौन कर सकता था? नए फॉरेस्ट लॉस के अकॉर्डिंग काफ़ी सब कुछ चेंज हो गया था। लाइफ जो थी फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, फॉरेस्ट ड्वेलर का मतलब होता है जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी। वो कैसे? लॉज आने से पहले काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फॉरेस्ट के आसपास रहते थे हंटिंग करके, मतलब वो डियर को, पार्ट्रिजेस और काफ़ी सारे जो छोटे छोटे जानवर हैं उनकी हंटिंग करते थे, उनको खाते थे। ये कस्टमरी प्रैक्टिस थी, मतलब काफ़ी सालों से सदियों से उनके टाइम में चली आ रही थी। अब फॉरेस्ट लॉज में जानवरों को मारना भी इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया। जो हंटिंग करता हुआ पाया गया उसको पनिशमेंट, नाउ पनिश फॉर पोचिंग। पोचिंग का मतलब है कि भाई आप लोग तो पकड़ रहे हो जानवरों को और बेच रहे हो, इस कैटेगरी में हंटिंग को भी इन्होंने, अंग्रेजों ने डाल दिया। अब फॉरेस्ट लॉज से क्या हुए, लोगों के कस्टमरी राइट, जो उनके सदियों से अधिकार थे, वो कस्टमरी राइट्स भी बदलने लगे हंटिंग करने के। हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकम अ स्पोर्ट। तो अब हंटिंग जो है ना वो स्पोर्ट बन गई कि भाई जानवर हम मारेंगे बंदूकों से, वो स्पोर्ट बन गई, है ना। इंडिया में हंटिंग जो है टाइगर्स के और दूसरे एनिमल्स की, वो पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड द नोबल्टी फॉर सेंचुरीज। तो सदियों से टाइगर की हंटिंग तो हो रही थी, मगर अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था ये सब। मुगल पेंटिंग्स में कुछ प्रिंसेस जो हैं आपको हंट करते हुए दिख जाएंगे, मगर कॉलोनियल रूल के अंदर ये स्केल जो था ना हंटिंग का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारे स्पेशीज़, जैसे कि अब टाइगर, पहले हमारे देश में हज़ारों हुआ करते थे और अब कितने 50,000 लाखों टाइगर्स हुआ करते थे, और अब तो कुछ 2,500 3,000 भी नहीं बचे हैं। तो ब्रिटिश लॉ जो है, सो स्मॉल लार्ज एनिमल्स है साइन ऑफ वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सेवेज सोसाइटी। तो अंग्रेज़ों ने देखा, जो ब्रिटिशर्स थे, कि जो बड़े बड़े जानवर हैं ना, इनको ये प्रिमिटिव है, पुराने हैं, इनको तो मार सकते हैं। दे बिलीव दैट किलिंग डेंजरस एनिमल्स को किल करेंगे, अगर ब्रिटिश मारेंगे डेंजरस एनिमल्स को तो इससे इंडिया सिविलाइज हो जाएगा, मतलब इंडिया को ये सुधार देंगे अगर ये जंगली जानवरों को मारेंगे तो। वो उन्हें तो लगता था ना कि इंडिया के लोग गवार हैं और ये सब। दे गेव रिवॉर्ड्स फॉर किलिंग ऑफ टाइगर्स, कि भाई तुम टाइगर मारोगे तो हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, है ना, तुम्हें इनाम देंगे। वुल्व्स और बाकी बड़े बड़े जानवरों को तुम मारोगे क्योंकि ये कल्टिवेटर्स के लिए थ्रेट हैं, जो
खेती करने वाले लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं ना ये जानवर, तो उनके लिए थ्रेट है। तो इसलिए जो इन जानवरों को मारेगा उनको फ़ायदा दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। ओवर 80,000 टाइगर, 1.5 लाख लेपर्ड और 2 लाख वुल्फ्स जो हैं वो 1875 से 1925 के बीच में देखिए लाखों जानवरों को इन्होंने मार दिया। ग्रेजुअली जो है वो टाइगर की जो ट्रॉफी यानी कि टाइगर का सर जो है वो एक स्पोर्टिंग इवेंट बन गया। महाराजा ऑफ सरगुना अलोन, सरगुना के जो महाराजा थे ना उन्होंने अकेले 1100 टाइगर मारे थे, 2000 लेपर्ड मारे थे 1957 तक आते आते। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो था जॉर्ज यूल ने 400 टाइगर मारे थे। इनिशियली कुछ एरियाज़ जो थे फॉरेस्ट के उनको सिर्फ हंटिंग के लिए रख दिया था, मतलब सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे क्या की जा सकती है, हंटिंग, सिर्फ और सिर्फ जानवरों को मारा जा सकता है अब इन जगहों पर। ये सब चल रहा था उस समय देश में इनिशियली कुछ एरिया, ठीक है। ओनली मच लेटर एनवायरमेंटलिस्ट कंजर्वेटिस्ट जो थे ना, कंजर्वेटिव्स, उनको समझ में आया कि भाई जानवरों को मारना बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है, तो फिर ये बंद किया गया। बैगास जो है वो फॉरेस्ट कम्युनिटी है सेंट्रल इंडिया की, और उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से रोक दिया गया था। तो वो कहते थे कि उनकी मतलब अब रोजी रोटी छिन गई है और अब वो भूखे मरने पे मजबूर हैं बैगास सेंट्रल इंडिया के। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विस, नए नए व्यापार आए, नए नए एम्प्लॉयमेंट आया और नई नई सर्विसेज भी अब आने लगी थी। तो इसमें क्या है, जब लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें उनकी खो गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से, कुछ लोग तो बेनिफिट हुए और कुछ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान में रहे। तो कुछ लोगों के लिए भाई नया ट्रेड का रास्ता भी खुल गया, है ना। काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ जो हैं उन्होंने अपने पुराने ऑक्यूपेशंस छोड़ दिए और जंगलों के जो सामान थे वो बेचने लगे। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया में हो, मतलब पहले जो जंगलों में ही रहते थे और अपना ही यूज़ करते थे, अब उन्होंने जंगल की चीज़ों को बाहर बेचना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के लिए जो रबर ग्रो होती थी ना जंगल में, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई मिड 19th सेंचुरी में। मंदुरुक्कू पीपल जो थे ब्राज़ील, अमेज़ॉन के, ब्राज़ील के, है ना, ब्राज़ीलियन अमेज़ॉन के, वो विलेजेस में रहते थे, वो ऑन हाई ग्राउंड and cultivated manioc began to collect latex from wild rubber trees for supplying to traders। मतलब जो अमेज़ॉन का जो रीजन है साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, रबर को इकट्ठा करके बेचना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली दे डिसेंडेड टू लिव इन ट्रेडिंग पोस्ट एंड बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स। और धीरे धीरे वो ट्रेडिंग पोस्ट के आसपास रहने लगे और पूरी तरीके से ट्रेडर्स पे डिपेंड हो गए अपने सामान को बेचने के लिए। इंडिया में भी क्या हुआ कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड था वो नया तो नहीं था, मेडिवल टाइम से ही जो है आदिवासी ट्रेडिंग किया करते थे। एलिफेंट्स को बेचा करते थे, हाइड्स यानी कि जानवरों की स्किन को बेचा करते थे, सिल्क को, हॉर्न्स मतलब उनके सींगों को, और अलग अलग चीज़ों को, बेम्बू और स्पाइसेस, गम्स, रेजिन्स, ये सब बेचा करते थे। बंजारे जो हुआ करते थे वो अलग अलग जगह ये सब सामान बेचा करते थे। बट अंग्रेज़ों के आने के बाद ट्रेड जो है, जो व्यापार था, वो गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से रेगुलेट कर लिया था। अंग्रेज़ काफ़ी सारे जो लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फिर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज़। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ ही अब उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ जंगल के एरियाज़ में जो कुछ वो कहते हैं ना कि टेंडर दे दिया कि भाई इस एरिया में अब ये वाला पर्सन ही इसका फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो बेच सकता था। ग्रेजिंग हो गया, चराना, हंटिंग करना लोकल लोगों के द्वारा वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इस प्रोसेस में काफ़ी सारे जो पेस्टोरलिस्ट यानी कि चरवाहे, नोमैटिक कम्युनिटीज़, नोमैटिक मतलब घुमंतू लोग जो होते हैं, जैसे कि कोरावा, कराचा, येरुकुला, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो लोग थे, मद्रास जो आज के टाइम में तमिलनाडु वाला रीजन है, वहाँ के लोगों का लाइवलीहुड छिन गया भाई, क्योंकि पहले ये लोग ये काम किया करते थे, फिर बाद में दूसरे देश से आकर के बड़े बड़े अमीर लोग ये काम किया करने लगे। और कुछ इन लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया, मतलब ये क्रिमिनल है क्योंकि ये जंगल से चीज़ों को बेच रहे हैं चुरा करके। मतलब वो लोग जिनका वो घर था उनको चोर कहने लगे ये अंग्रेज़, और उनको अब जंगलों में घुसने नहीं देते थे। अब उनको मज़दूरों की तरह फैक्ट्रियों में या प्लांटेशंस में काम करना पड़ा इन ट्राइबल लोगों को। नई अपॉर्चुनिटीज़ वर्क की आई, डेट नॉट ऑलवेज बीन इम्प्रूव्ड वेलबींग फॉर पीपल। नए नए काम आने लगे, इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों की लाइफ अच्छी हो गई। असम में दोनों मैन और विमेन फॉरेस्ट कम्युनिटी जैसे कि संथाल, ओरियंस झारखंड से, गोंड छत्तीसगढ़ से, उनको रिक्रूट किया गया टी प्लांटेशन में। तो अलग अलग जो ट्राइबल लोग थे, ये संथाल हो गए, ओरियन हो गए, गोंड हो गए, ये सारे के सारे आदिवासी लोग हैं। इनको ज़बरदस्ती इनके जंगलों से टी प्लांटेशन यानी कि असम में इनको ले जाया गया और उनसे चाय के बागानों में काम किया गया। इनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी और इनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे और घर भी इनको जाने नहीं दिया जाता था, ज़बरदस्ती इनसे काम करवाया जाता था। तो ये हो गया हमारा, इसमें हमने किस तरीके से प्लांटेशंस में काम हुआ वो हमने देखा। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। अब तो ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।